Good morning, students. Have a nice day. Welcome back to APS ऑनलाइन साइंस क्लासेस। आपने पिछली कक्षा में नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन एवं मादा युग्मकोद्भिद पर अध्ययन किया था। देखिए, आज हम बीजांड या गुरु बीजाणुधानी की संरचना पर अध्ययन करने जा रहे हैं। Today we are going to discuss about the structure of ovule or megasporangium. Is that clear? Okay, students. So let us start. आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, बीजांड की संरचना। देखिए, बीजांड, मैंने आपको बताया बीजांड को क्या कहा जाता है, गुरु बीजाणुधानी भी कहा जाता है। गुरु बीजाणुधानी भी कहा जाता है। बीजांड या गुरु बीजाणुधानी की संरचना पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, आवर्त बीजी पादपों में बीजांड की जो संरचना होती है वो बहुत ही जटिल होती है। मैंने बोला कि आवर्त बीजी पादपों में बीजांड की या गुरु बीजाणुधानी की संरचना कैसी होती है, जटिल होती है। एक प्रारूपिक परिपक्व जो बीजांड होता है, उसकी संरचना लगभग कैसी होती है, या तो गोलाकार होती है या फिर कैसी होती है, दीर्घवृत्तीय प्रकार की। कैसी होती है? प्रारूपिक बीजांड की संरचना गोलाकार होती है या दीर्घवृत्तीय प्रकार की होती है। आइए हम बात करते हैं कि बीजांड की संरचना के कितने भाग होते हैं। देखिए, बीजांड की संरचना को निम्न भागों में बांटा गया है, जिनमें से हम आपको मुख्य रूप से 5 भागों पर यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, पहला भाग होगा अध्यावरण, दूसरा भाग होगा बीजांड द्वार, बीजांडकाय, भ्रूणकोश, और चौथा भाग जो कहलाएगा उसे बीजांड ग्रंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजांड ग्रंथ। देखिए, बारी बारी से हम सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो बीजांड की संरचना के निम्न भाग होते हैं और उन भागों पे हम बात कर रहे हैं। सबसे पहला भाग है अध्यावरण। अध्यावरण को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्यूमेंट। दूसरा भाग होता है अध्यावरण के पश्चात बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल, बीजांडकाय, न्यूक्लियस, चौथा भाग है भ्रूणकोश, एम्ब्रियोसैक, और 5वें भाग का नाम है, ध्यान से सुनना, जिसका नाम है आपका बीजांड व्रण, जिस पर हमने कल भी आपको पिछले वीडियो में हमने इस बीजांड व्रण पर आपसे चर्चा की थी। फनिकल के नाम से इसे जाना जाता है। सबसे पहले हम बीजांड की संरचना बना करके दिखा रहे हैं कि बीजांड की संरचना किस प्रकार की होती है। देखिए, बीजांड की हम संरचना आपको बना करके दिखा रहे हैं। बीजांड की संरचना किस प्रकार की होती है।
देखिए सबसे पहले हम अध्ययन करने जा रहे हैं अध्यापन के। ये सबसे भाई भाग है जिसे क्या कहा जाता है, अध्यापन कहा जाता है। ठीक है, अध्यापन को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्यूमेंट के नाम से जानते हैं, इंटीग्यूमेंट। देखिए सबसे पहले हम अध्यापन पे बात कर रहे हैं और किसी पे भी नहीं। बीजाणु जो होता है उसकी संरचना जो होती है उस पर एक विशेष प्रकार का आवरण पाया जाता है। हम कह सकते हैं कि बीजाणु पर या बीजाणु के चारों ओर एक विशेष प्रकार का क्या पाया जाता है, आवरण पाया जाता है। बीजाणु के चारों ओर एक विशेष प्रकार का आवरण पाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है, अध्यावरण कहा जाता है। यह आवरण आपको बता दूं एक स्तरीय हो सकता है, एक स्तरीय हो सकता है या फिर कितने स्तरीय हो सकता है, द्विस्तरीय हो सकता है। अध्यावरण कैसा हो सकता है, यूनिलेयर्ड हो सकता है। बीजाणु में अध्यावरण यूनिलेयर्ड एक स्तरीय हो सकता है या बाइलेयर्ड हो सकता है या द्विस्तरीय हो सकता है, डबल लेयर्ड हो सकता है। कैसा हो सकता है, द्विस्तरीय। इसलिए ये आवरण एक आवृत हो सकता है या एक स्तरीय हो सकता है या फिर कैसा होता है, द्विस्तरीय होता है। आपको बता दें अध्यावरण जो होता है, अध्यावरण की संख्या के आधार पर, अध्यावरण की संख्या के आधार पर अध्यावरण जो होता है वो निम्न प्रकार के होता है। देखिए अध्यावरण को संख्या के आधार पर, किसके आधार पर, संख्या के आधार पर निम्न भागों में बांटते हैं। कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें अध्यावरण एक स्तरीय होता है जिसे कहा जाता है एक अध्यावरणी, एक अध्यावरणी। देखिए इंग्लिश में बोलते हैं इसको यूनिटैग्मिक। यूनिटैग्मिक का अर्थ होता है एक अध्यावरणी। अर्थात कुछ ऐसे पादप होते हैं जिनमें बीजाणु के चारों ओर केवल एक ही क्या है, स्तर पाया जाता है या बीजाणु के चारों ओर एक स्तरीय आवरण पाया जाता है, वो कहलाता है एक अध्यावरण। ठीक है, दूसरा क्या होता है, द्विस्तरीय, द्वि अध्यावरणी। द्वि का जिसको बोलते हैं बाइटैग्मिक, बाइटैग्मिक। कुछ पादप ऐसे होते हैं खास तौर से आवर्त बीजी पादप। आवर्त बीजी पादप होते हैं उनमें अध्यावरणों की जो संख्या होती है वो दो होती है। एक बाह्य अध्यावरण होता है, दूसरा कौन सा होता है, अंतर अध्यावरण। तो वहां पर अध्यावरण जो होता है उसके कितने स्तर पाए जाते हैं, कितनी लेयर्स पाई जाती हैं, दो लेयर्स पाई जाते हैं, द्विस्तर वहां पर क्या है, पाए जाते हैं। तो वो क्या कहलाता है, द्विअध्यावरण। परंतु कुछ ऐसे पादप होते हैं जिनमें अध्यावरण पाए नहीं जाता है। अर्थात कुछ पादपों के अंदर जो बीजाणु होता है उस बीजाणु पर अध्यावरणों का अभाव होता है और जिनमें अध्यावरणों का अभाव होता है उन्हें अध्यावरण रहित बोल सकते हैं या अध्यावरण नहीं रहित न बोले तो उसे अध्यावरणी के नाम से उसे जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, अध्यावरणी के नाम से जाना जाता है। तो कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जिनमें अध्यावरण नहीं पाया जाता, अध्यावरण रहित होते हैं, ऐसे ऐसे अध्यावरण को अध्यावरणी प्रकार का अध्यावरण कहा जाता है। ठीक है, देखिए हम बात करते हैं कि आवर्त बीजीय पादपों में अध्यावरण कितने प्रकार के होते हैं। आवर्त बीजीय पादपों में अध्यावरण जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। देखिए हम यहाँ पे आवर्त बीजीय पादपों पर ही चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो केवल आवर्त बीजीय पादपों पर ही हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अब तक जो हमने चर्चा की है, चाहे हमने जनन पढ़ा हो वो भी आवर्त बीजी पर पढ़ा है, और चाहे हमने क्या है कि उनके युग्मकों के विकास के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो वो भी हमने सब किसके ऊपर चर्चा की है, आवर्त बीजी पादपों पर चर्चा। हम आपको बता दें आवर्त बीजी जो पादप होते हैं उनमें अध्यावरण कितने प्रकार का होता है। आवर्त बीजी पादपों में, आवर्त बीजी पादपों में अध्यावरण जो होता है, आवर्त बीजी पादपों में जो अध्यावरण होता है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक को बोलते हैं बाह्य अध्यावरण, बाह्य अध्यावरण,
और दूसरे आवरण को कहा जाता है अंतः अध्यावरण। अंतः अध्यावरण। बाह्य अध्यावरण को आउटर इंटीग्यूमेंट, आउटर इंटीग्यूमेंट के नाम से जानते हैं और इसको इनर इंटीग्यूमेंट के नाम से क्या है जाना जाता है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये आवर्त विधि पादपों के बीजांड की संरचना हमने आपको यहाँ पर एक यानी कि चित्र बनाया है। ये अध्यावरण जो कहलाएगा वो बाह्य अध्यावरण कहलाएगा, बाह्य अध्यावरण कहलाएगा। और बाह्य अध्यावरण के अंदर की तरफ दूसरा अध्यावरण पाया जाता है जिसे कौन सा अध्यावरण कहते हैं, अंतः अध्यावरण कहते हैं, अंतः अध्यावरण। ये आउटर इंटीग्यूमेंट कहलाएगा, ये इनर इंटीग्यूमेंट के नाम से इसे जाना जाता है। बाह्य अध्यावरण जो होता है वो आवर्त विधि पादपों में, ठीक है, बाह्य अध्यावरण जो होता है वो आवर्त विधि जो पादप होते हैं उनके बीजांड का सबसे भारी भाग का क्या करता है, निर्माण करता है। या हम कह सकते हैं कि बाह्य अध्यावरण जो होता है वो बीजांड के सबसे भारी भाग का क्या करता है, निर्माण करता है। बीजांड के सबसे भारी भाग का जो निर्माण किया जाता है वो बाह्य अध्यावरण के द्वारा किया जाता है। और यही बाह्य अध्यावरण क्या काम करता है कि बीजांड की क्या करता है, सुरक्षा करने का कार्य करता है। तो बीजांड की जो सुरक्षा की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, बाह्य अध्यावरण के द्वारा की जाती है। सेफ्टी का जो कार्य किया जाता है, बीजांड की जो सेफ्टी की जाती है वो बाह्य अध्यावरण के द्वारा की जाती है। देखिए बाह्य अध्यावरण क्या, इसके बारे में एक और हम चर्चा करें कि जब अंडे का निषेचन हो जाता है, अंडे का क्या हो जाता है, निषेचन हो जाता है। तो निषेचन होने के पश्चात यही बाह्य अध्यावरण, ठीक है, निषेचन के पश्चात अंडे का जब निषेचन हो जाता है तो निषेचन के पश्चात बाह्य अध्यावरण से किसका निर्माण होता है, बाह्य बीज चोल का निर्माण होता है। बाह्य अध्यावरण से किसका निर्माण होता है, बाह्य बीज चोल का निर्माण होता है। बाह्य बीज चोल का निर्माण कब होता है, जब अंडे का क्या हो जाता है, निषेचन हो जाता है। अंडे का जब निषेचन हो जाता है तो अंडे का निषेचन होने पर बाह्य अध्यावरण से बीज में बाह्य बीज चोल का क्या होता है, निर्माण होता है। बाह्य बीज चोल को इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं, टेस्टा के नाम से आप लोग जानते हैं। यानी कि बाह्य अध्यावरण से टेस्टा का निर्माण होता है। कब होता है, जब अंडे का क्या हो जाता है, निषेचन हो जाता है। देखिए इसके बाद हम बात कर रहे हैं अंत्य अध्यावरण के बारे में। देखिए बाह्य अध्यावरण है और बाह्य अध्यावरण के अंदर की तरफ, ये बाह्य अध्यावरण है, इसके अंदर की तरफ एक दूसरा स्तर पाया जाता है, एक दूसरा आवरण पाया जाता है, एक दूसरी लेयर पाई जाती है। उस लेयर को क्या कहा जाता है, अंत्य अध्यावरण कहा जाता है। यानी कि बाह्य अध्यावरण के अंदर की ओर एक स्तर पाया जाता है, एक लेयर पाई जाती है, एक परतनुमा संरचना पाई जाती है, वो अंत्य अध्यावरण कहलाता है। और ये अंत्य अध्यावरण क्या काम करता है, जब ये अंडे का निषेचन हो जाता है, अंडे का क्या हो जाता है, निषेचन हो जाता है, तो बीज में अंतः बीज चोल का क्या करता है, निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, बीज में अंतः चोल का क्या करता है, निर्माण करता है। तो हम सीधे शब्दों में कह के बोल सकते हैं कि अंत्य अध्यावरण जो होता है, ठीक है, ये क्या काम करता है, जब अंडे का निषेचन हो जाता है तो निषेचन के पश्चात अंत्य अध्यावरण से अंतः चोल का क्या होता है, निर्माण होता है। अंतः अध्यावरण से किसका निर्माण होता है, अंतः चोल का निर्माण होता है। अंतः चोल को क्या कहा जाता है, टैगमेंट के नाम से जाना जाता है। आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इंटीग्यूमेंट। अध्यावरण के बारे में आप समझ चुके होंगे कि अध्यावरण क्या है। अध्यावरण एक प्रकार का आवरण होता है जो किसके चारों ओर पाया जाता है, आवरण के, यानी कि बीजांड के चारों ओर पाया जाता है। देखिए अध्यावरण के बाद हम बात करने जा रहे हैं बीजांड द्वार के बारे में। देखिए ये है बीजांड द्वार, ये पहला बिंदु पूरा हुआ है, ये दूसरा बिंदु है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल, देखिए बीजांड द्वार क्या है। आपने देखा कि आवर्त विधि पादपों में जो बीजांड होता है उस बीजांड के चारों, आवर्त विधि पादपों में जो बीजांड होता है, बीजांड की संरचना होती है, उस संरचना में बीजांड जो होता है उसके चारों ओर क्या पाया जाता है, अध्यावरण पाया जाता है। तो इस बीजांड के चारों ओर क्या पाया जा रहा है, अध्यावरण पाया जाता है।
परंतु यहाँ पर, ठीक है, बीजांड द्वार जो होता है, ये बीजांड द्वार है, इस बीजांड द्वार पर क्या नहीं पाया जाता है, अध्यावरण नहीं पाया जाता है। इस बीजांड द्वार पर क्या नहीं पाया जाता है, अध्यावरण नहीं पाया जाता है। संपूर्ण बीजांड पर क्या पाया जाता है, अध्यावरण पाया जाता है, परंतु बीजांड द्वार पर अध्यावरण नहीं पाया जाता है। और जब यहाँ पे अध्यावरण नहीं पाया जाता है तो यहाँ पर एक पतली नलिका के समान संरचना का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये एक पतली नलिका के समान संरचना आपको दिखाई दे रही है आपको, और ये पतली नलिका के समान संरचना वाला जो भाग होता है, इसे क्या कहा जाता है, बीजांड द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं। इज इट क्लियर? बीजांड द्वार किसे कहते हैं? तो हम कहेंगे कि संपूर्ण बीजांड पर अध्यावरण पाया जाता है, परंतु बीजांड द्वार पर अध्यावरण नहीं पाया जाता है। वरन यहाँ पर एक पतली झिल्ली नुमा क्या पाई जाती है, संरचना पाई जाती है। इस पतली झिल्ली नुमा या पतली नलिका के समान संरचना को क्या कहा जाता है, बीजांड द्वार कहा जाता है। देखिए पराग कणों का जब अंकुरण हो जाता है, आपको देखिए ये क्या है, ये जायान होता है, और ये जायान पर क्या है कि ये क्या है, आपका नरयुग्मक है, ठीक है, ये पराग कोश है और ये मादा युग्मक। ये पराग कोश से परागकण क्या होता है, मुक्त होता है। पराग कोश से परागकण निकलने के बाद कहां पर आ जाता है, वर्तिकाग्र पर आ जाता है। वर्तिकाग्र पर आने पर ये परागकण यहाँ पर क्या होता है, अंकुरित होता है। परागकण जब अंकुरित होता है तो इनमें से क्या निकलती है, पराग नलिका निकलती है। ये पराग नलिका किस में जाती है, वर्तिका में आती है, और वर्तिका से किस में प्रवेश कर जाती है, अंडाशय में प्रवेश करती है, और अंडाशय से फिर ये क्या है, बीजांड द्वार के माध्यम से किस में प्रवेश कर जाती है, बीजांड में प्रवेश कर जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि परागकण का जो परागकण के अंकुरण के पश्चात, परागकणों के अंकुरण के पश्चात पराग नलिका बीजांड द्वार में से होकर क्या करती है, बीजांड में प्रवेश करती है। ये पराग नलिका है, और ये पराग नलिका जो होती है वो इसी बीजांड द्वार में से होकर के किस में प्रवेश करती है, बीजांड के अंदर क्या करती है, प्रवेश करती है। इज इट क्लियर? तो ये पराग नलिका पराग कणों के अंकुरण के पश्चात पराग नलिका जो होती है वह बीजांड द्वार में से होकर के ही बीजांड में क्या करती है, प्रवेश करती है। बीजांड द्वार, इज इट क्लियर? माइक्रोपाइल, हैव यू एनी प्रॉब्लम अबाउट माइक्रोपाइल? देखिए नेक्स्ट बिंदु पर हम बात करने जा रहे हैं बीजांड पाइल के बारे में, न्यूक्लियोलस के बारे में। देखिए ये बाह्य अध्यावरण हो गया, ये कौन सा हो गया, अंत्य अध्यावरण। और बाह्य अध्यावरण और अंत्य अध्यावरण के नीचे ये एक संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहा जाता है, बीजांड काय कहा जाता है। अर्थात बीजांड में अध्यावरण के नीचे, बीजांड में ये अध्यावरण है, बाह्य अध्यावरण और अंत्य अध्यावरण, इन दोनों अध्यावरणों के नीचे कौन सा पाया जाता है, ये संरचना पाई जाती है, और इस संरचना को क्या कहा जाता है, बीजांड काय कहा जाता है। तो ये तीसरी संरचना है जिसपे हम बात करने जा रहे हैं, बीजांड काय। देखिए बच्चों, बीजांड काय जिसको न्यूक्लियोलस के नाम से क्या है, जाना जाता है। बीजांड काय जो होता है ये मृदु ऊतक कोशिकाओं से बना होता है।
देखिए बीजांड काय किससे बना होता है? मृदु ऊतक कोशिकाओं से बना होता है। इस तरीके से यहाँ पे कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है बीजांड काय में? ये मृदु ऊतक कोशिकाएं यहाँ पर क्या है पाई जाती है। इस तरीके से मृदु ऊतक कोशिकाएं यहाँ पर क्या है आपको दिखाई गई है। ये मृदु ऊतक कोशिकाएं इनके अंदर पाई जाती है। किसमें पाई जाती है मृदु ऊतक कोशिकाएं? बीजांड काय के अंदर पाई जाती है। तो बीजांड काय में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? मृदु उत्कीय कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, और ये मृदु उत्कीय कोशिकाएं क्या करती है? बीजांड काय में क्या पाई जाती है? मृदु उत्कीय कोशिकाएं पाई जाती है। मृदु उत्कीय कोशिका पाई जाती है। और ये मृदु उत्कीय कोशिकाएं क्या करती है? बीजांड को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। सीधे शब्दों में कहें तो बीजांड काय जो होता है वो बीजांड को पोषण प्रदान करने का क्या करता है? कार्य। क्योंकि बीजांड काय में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? मृदु उत्कीय कोशिकाएं पाई जाती हैं। और यही मृदु उत्कीय कोशिकाएं बीजांड को क्या प्रदान करने का कार्य करती है? पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। देखिए अब हम एक बात और कर लेते हैं। एक बीजपत्री जो पादप होते हैं उनका बीजांड जो होता है, एक बीजपत्री जो पादप होते हैं उनका जो बीजांड काय होता है, जैसे मैं आपको इस संरचना को यहाँ पे निकाल के दिखा रहा हूं। ये मान लीजिए कोई एक बीजपत्री पादप का बीजांड काय है, तो इस बीजांड काय के चारों ओर एक पतली, ये बीजांड काय जो होगा वो चारों ओर से एक पतली भित्ति के द्वारा क्या होता है? घिरा हुआ होता है। एक चारों ओर एक पतली भित्ति के द्वारा क्या होता है? घिरा हुआ होता है, जिसे क्या कहा जाता है? पेरिस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिस्पर्म कहते हैं। आपसे पूछा जाए कि पेरिस्पर्म क्या है, तो आप कहेंगे कि एक बीजपत्री पादपों के बीजांड काय के चारों ओर एक पतली भित्ति पाई जाती है। एक बीजपत्री पादपों में बीजांड काय के चारों ओर एक पतली भित्ति पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? पेरिस्पर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेरिस्पर्म कहा जाता है। देखिए बीजांड काय का जो आधारीय भाग होता है, ये बीजांड काय है और इसका ये आधारीय भाग है ये वाला, और बीजांड काय का जो आधारीय भाग होता है इसी को क्या कहा जाता है? निभाग कहते हैं। आपसे पूछा जाए कि बीजांड काय का जो बेसल पार्ट होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? बीजांड काय के नाम से, निभाग के नाम से उसे जाना जाता है। निभाग को क्या कहा जाता है? कलेजा के नाम से क्या है? जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कलेजा के नाम से क्या है? बैठा जाता है। निभाग बीजांड काय का जो आधारीय भाग होता है उस आधारीय भाग को क्या कहा जाता है? निभाग कहा जाता है। और आपको बता दें इसी निभाग के द्वारा किसकी उत्पत्ति होती है? अध्यावरण की उत्पत्ति होती है। निभाग के द्वारा किसकी उत्पत्ति होती है? अध्यावरण की उत्पत्ति होती है। आपसे पूछा जाए कि अध्यावरण की उत्पत्ति किससे होती है, तो अध्यावरण की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? निभाग के द्वारा अध्यावरणों की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। I think all of you understand about the nucleus. Nucleus means बीजांड काय। आप बीजांड काय के बारे में समझ गए होंगे। देखिए तीसरे बिंदु के बाद हम बात करते हैं भ्रूण कोश के बारे में कि भ्रूण कोश क्या है। देखिए भ्रूण कोश पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि भ्रूण कोश क्या है, इस पर हम बात करते हैं आपसे। देखिए बीजांड काय के अंदर, ये बीजांड काय है और बीजांड काय के अंदर ये जो संरचना जिसको मैं आपको दिखा रहा हूं उस तरीके से बीजांड काय के अंदर इस प्रकार की एक संरचना पाई जाती है। ठीक है, बीजांड काय के अंदर एक विशेष प्रकार की संरचना होती है जिसे क्या कहा जाता है? भ्रूण कोश कहते हैं। या हम कह सकते हैं बीजांड काय के अंदर की ओर स्थित जो संरचना होती है उसे क्या बोलते हैं? भ्रूण कोश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भ्रूण कोश कहा जाता है। बीजांड में बीजांड द्वार, या हम ये भी बोल सकते हैं बीजांड का बीजांड द्वार। देखिए ये बीजांड है और बीजांड का क्या है? बीजांड द्वार होता है। और उस बीजांड द्वार के समीप क्या पाया जाता है? मादा युग्मकोद्भिद के रूप में क्या पाया जाता है? भ्रूण कोश पाया जाता है। एक बार दोबारा सुन लीजिए, मैं 2 बार रिपीट करूंगा। हमने बोला कि बीजांड काय के अंदर की ओर, ये बीजांड काय है और इस बीजांड काय के अंदर की ओर
क्या स्थित होता है, भ्रूण कोश स्थित होता है। ये भ्रूण कोश है जिसको मैं बार बार पेन से बार बार आपको बता रहा हूं। या हम बोल सकते हैं कि बीजांड के, ये क्या है, बीजांड द्वार। बीजांड का क्या है, ये बीजांड द्वार है। और बीजांड द्वार के समीप, बीजांड द्वार के समीप, ठीक है, मादा युग्मकोद्भिद के रूप में, फीमेल गैमीटोफाइट के रूप में क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है, भ्रूण कोश पाया जाता है। हमने इसकी लोकेशन आपको बता दी कि लोकेशन कहाँ है, ये कहाँ पे स्थित होता है बीजांड के अंदर, तो उस पर हमने क्या है बात कर ली। तो इसकी लोकेशन आपके सामने आगे होगी कि लोकेशन यानी कि भ्रूण कोश कहाँ पर क्या है स्थित होता है। देखिए आपको हम बताते हैं, भ्रूण कोश के अंदर क्या है, बीजांड द्वार होता है। ये भ्रूण कोश है और ये भ्रूण कोश के ये बीजांड द्वार है। तो आपको बता दें, भ्रूण कोश के बीजांड द्वार की ओर स्थित कोशिका। अब आपको मैं एक दूसरे डायग्राम के जरिए आपको यहाँ पे दिखा रहा है। देखिए भाई, ये जो डायग्राम है इसको हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये हो गया बीजांड काय। ये क्या कहलाएगा, बीजांड काय। और ये क्या कहलाएगा, भ्रूण कोश। क्या कहलाएगा, भ्रूण कोश के नाम से जानते हैं। और ये मैंने आपको बता दिया अंत्यावरण डायग्राम में। और ये कौन सा कहलाएगा, इसका बाह्य अध्यावरण कहलाएगा। आपको अभी हमने डायग्राम में बताया। देखिए तो ये क्या भाग कहलाएगा, ये वाला भाग कहलाएगा बीजांड द्वार। क्या कहलाएगा, बीजांड द्वार। और हम आपको बोल रहे हैं कि बीजांड का जो बीजांड द्वार की ओर स्थित जो कोशिकाएं होंगी, ठीक है, ये बीजांड द्वार है। और बीजांड द्वार की ओर ये वाला भाग है, इसका भ्रूण कोश का। तो बीजांड द्वार की ओर भ्रूण कोश, ये क्या है, भ्रूण कोश में 3 कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। ये भ्रूण कोश है और इस भ्रूण कोश में बीजांड द्वार की ओर स्थित 3 कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। देखो बीजांड द्वार है और बीजांड द्वार की ओर स्थित भ्रूण कोश जो होता है उसमें 3 कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। कितनी कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, 3 कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। तो यहाँ पे आपको मैंने दिखाया ये 3 कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। और इन 3 कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है, अंड समुच्चय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंड समुच्चय के नाम से जानते हैं, या इसे एग एपरेटस के नाम से क्या है जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, एग एपरेटस के नाम से इसे क्या है जाना जाता है। क्लियर बात हो गई है, एग एपरेटस क्या है। देखिए इसके अंदर भ्रूण कोश के अंदर बीजांड द्वार की ओर स्थित भ्रूण कोश में, ठीक है, बीजांड द्वार की ओर स्थित 3 कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है, अंड समुच्चय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंड समुच्चय कहा जाता है। इस अंड समुच्चय में एक नाशपाती के आकार की क्या पाई जाती है, कोशिका पाई जाती है। अंड समुच्चय में एक नाशपाती के आकार की क्या पाई जाती है, कोशिका पाई जाती है। ये नाशपाती के आकार की कोशिका पाई जाती है। इस कोशिका को क्या कहा जाता है, अंड कोशिका कहा जाता है। अंड कोशिका, या इसे क्या नाम से जाना जाता है, एग सेल के नाम से जाना जाता है। अंड कोशिका के पार्श्व भाग में, ये पार्श्व का मतलब साइड में, अंड कोशिका के पार्श्व में या हम बोल सकते हैं साइड में 2 और कोशिकाएं पाई जाती है। ये 2 और कोशिकाएं पाई जाती है। अंड कोशिका के पास में 2 कोशिकाएं और पाई जाती है, जिन्हें कौन सी कोशिका कहा जाता है, जिन्हें सहायक कोशिका कहा जाता है। कौन सी कोशिका कहा जाता है, सहायक कोशिका कहा जाता है। सहायक कोशिकाओं को इंग्लिश में सिनर्जिड सेल के नाम से जानते हैं, सिनर्जिड सेल के नाम से जानते हैं। तो आपने देखा कि एग एपरेटस के अंदर भ्रूण कोश के बीजांड द्वार की ओर स्थित भ्रूण कोश में 3 कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, जिसे अंड समुच्चय कहते हैं। और इस अंड समुच्चय में नाशपाती के आकार की कोशिका पाई जाती है, जिसे अंड कोशिका कहते हैं। और अंड कोशिका के पास में 2 कोशिकाएं और पाई जाती है, जिन्हें क्या कहा जाता है, सहायक कोशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिन्हें सहायक कोशिका के नाम से उन्हें जाना जाता है। देखिए इसके बाद हम बात करते हैं, ये निभाग है, ठीक है,
निभाग छोर की ओर स्थित 3 कोशिकाएं का समूह पाया जाता है। ये निभाग छोर है, जैसे अभी हमने आपको बोला कि बीजांड द्वार की ओर, बीजांड द्वार की ओर भ्रूण कोश में 3 कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, जिसे तो हमने क्या कहा था, अंड कोशिका का समूह या अंड कोशिका समूह। ठीक है, इसी तरीके से ये निभाग छोर है और निभाग छोर की ओर स्थित भ्रूण कोश में 3 कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। ये निभाग होता है और निभाग छोर के अंदर भ्रूण कोश में, ये भ्रूण कोश है और इस भ्रूण कोश में 3 कोशिकाओं का क्या पाया जाता है, समूह पाया जाता है। और इन 3 कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है, प्रतिमुखी कोशिका कहा जाता है। इन तीनों कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है, प्रतिमुखी कोशिका। प्रतिमुखी कोशिका नहीं कहें तो इन्हें प्रतिव्यासांत कोशिका या इन्हें एंटीपोडियल सेल के नाम से भी जाना जाता है। एंटीपोडियल सेल के नाम से इन्हें क्या है, जाना जाता है। तो ये एंटीपोडियल सेल्स यहाँ पर पाई जाती है। 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं भ्रूण कोश के निभाग छोर की ओर पाई जाती है और 3 कोशिकाओं का समूह जो होता है वो बीजांड छोर की ओर, बीजांड द्वार की ओर भ्रूण कोश के अंदर क्या है, पाई जाती है। बात समझ आ गई अब आपके? तो ये आपने देखा कि भ्रूण कोश के अंदर बीजांड द्वार की तरफ में 3 कोशिका और निभाग छोर की तरफ 3 कोशिकाएं होती हैं। बीजांड द्वार की ओर स्थित कोशिकाओं को अंड समुच्चय कहते हैं और निभाग छोर की ओर स्थित कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है, प्रतिमुखी कोशिका या एंटीपोडियल सेल कहा जाता है। देखिए हम आपको अगले बिंदु पर बात कर रहे हैं इसी के अंदर। देखिए ये क्या है, भ्रूण कोश है, इसको हमने यहाँ पे अलग बाहर निकाल लिया इस तरीके। ये कोशिका हो गई नाशपाती के आकार की कोशिका जिसे अंड कोशिका कहते हैं। ये कोशिका जो कहलाएगी, ये दोनों अंड कोशिका के पास में स्थित है, तो इन कोशिकाओं को सहायक कोशिका के नाम से जानते हैं, अंड कोशिका। और ये क्या कहलाएगी, दोनों कोशिकाएं, इनको कहा जाएगा सहायक कोशिका। और इन तीनों कोशिकाओं को क्या कहा जाएगा, अंड समुच्चय। और किस ओर पाई जाती है, बीजांड द्वार की ओर स्थित होती है, बीजांड द्वार की ओर। ऐसे निभाग छोर होता है, ये निभाग छोर की ओर 3 कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। जिन कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है, प्रतिमुखी कोशिका या इन्हें एंटीपोडियल सेल कहा जाता है। इज इट क्लियर? देखिए यहां से आगे हम बात कर रहे हैं इसी भ्रूण कोश के अंदर, ठीक है, इसी भ्रूण कोश के मध्य में एक कोशिका और पाई जाती है। इसी भ्रूण कोश के मध्य में एक कोशिका और पाई जाती है जिसे केंद्रीय कोशिका कहा जाता है। कौन सी कोशिका कहा जाता है, केंद्रीय कोशिका कहा जाता है। हमने आपको बोला है कि भ्रूण कोश के मध्य में एक कोशिका और पाई जाती है जिसे केंद्रीय कोशिका, जिसको इंग्लिश में सेंट्रल सेल के नाम से जाना जाता है। सेंट्रल सेल पाई जाता है। और इसके अंदर आप ध्यान से सुनना कि इस केंद्रीय कोशिका के अंदर जो 2 ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं, इस केंद्रीय कोशिका के अंदर कितने केंद्रक पाए जाते हैं, 2 ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं। ये एक केंद्रक रहा और ये दूसरा, ये 2 ध्रुवीय क्या पाए जाते हैं, केंद्रक पाए जाते हैं। 2 ध्रुवीय केंद्रक कहां पर पाए जाते हैं, भ्रूण कोश की केंद्रीय कोशिका में 2 ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए निषेचन से ठीक पहले, अंडे का जो निषेचन होता है उससे ठीक पहले क्या होता है कि ये दोनों ध्रुवीय केंद्रक आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, मैं आपको केंद्रीय कोशिका को निकाल के दिखा रहा हूं बाहर। ये केंद्रीय कोशिका है और इस केंद्रीय कोशिका में ये क्या है, 2 ध्रुवीय केंद्रक है। और ये ध्रुवीय केंद्रक क्या काम करते हैं कि अंडे का जब निषेचन होता है उससे थोड़ी सी पहले या ठीक पहले, निषेचन से, अंडे के निषेचन से ठीक पहले ये दोनों केंद्रक क्या हो जाते हैं, ये दोनों ध्रुवीय केंद्रक क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। और जब दोनों ध्रुवीय केंद्रक आपस में जुड़ जाते हैं, दोनों ध्रुवीय केंद्रक जब आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है, संयुक्त हो जाते हैं, तो यहाँ पर एक विशेष प्रकार की कोशिका का निर्माण होता है जिसे कौन सी कोशिका कहा जाता है, द्वितीयक केंद्रक कहा जाता है।
जिसे क्या कहा जाता है, द्वितीय केंद्रक कहा, यानी कि द्वितीय केंद्रक का निर्माण होता है। केंद्रीय कोशिकाओं में दो ध्रुवीय केंद्रक होते हैं, ये दोनों ध्रुवीय केंद्रक जब संयुक्त हो जाते हैं तो द्वितीय केंद्रक का निर्माण होता है, और द्वितीय केंद्रक कैसा होता है, द्विगुणित होता है। द्वितीय केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है, द्विगुणित होती है। ठीक है, ये बात याद रखना है। द्वितीय केंद्रक में, ध्यान से सुनना, द्वितीय केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती है, डिप्लॉइड होती है। देखिए भ्रूण कोश के पश्चात अब हम बात करने जा रहे हैं, हमारा अंतिम पॉइंट है बीजांड की संरचना का, और वो है बीजांड व्रंत, फनिकल के नाम से जानते हैं। देखिए बीजांड व्रंत क्या है। प्रत्येक बीजांड जो होता है वो एक व्रंत द्वारा, कल भी हमने आपको बताया, पिछले वीडियो में आपसे चर्चा की थी बीजांड व्रंत के बारे में, कि प्रत्येक बीजांड जो होता है एक व्रंतनुमा संरचना द्वारा, ठीक है, इसके द्वारा एक व्रंतनुमा संरचना द्वारा अंडाशय की जो आंतरिक भित्ति होती है, अंडाशय की जो आंतरिक भित्ति होती है उससे बीजांडासन द्वारा क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। किससे जुड़ा होता है, बीजांडासन द्वारा जुड़ा होता है। और इस व्रंतनुमा संरचना को ही, इस व्रंतनुमा संरचना को ही क्या कहा जाता है, बीजांड व्रंत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बीजांड व्रंत कहा जाता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फनिकल के नाम से इसे जाना जाता है, बीजांड व्रंत, जिसे फनिकल के नाम से भी जानता है। बीजांड व्रंत क्या है, एक बार फिर बता रहे हैं कि प्रत्येक बीजांड एक व्रंतनुमा संरचना द्वारा, ठीक है, या एक व्रंतनुमा संरचना द्वारा अंडाशय की जो आंतरिक संरचना होती है या आंतरिक भित्ति होती है उससे बीजांडासन, जिसको प्लासेंटा के नाम से जानते हैं, उस प्लासेंटा से क्या होता है, जुड़ा होता है। और इसी व्रंतनुमा संरचना को क्या कहा जाता है, बीजांड व्रंत कहा जाता है। Just now you have studied about the structure of ovule. अभी आपने ओव्यूल की संरचना के बारे में अध्ययन किया था कि ओव्यूल की संरचना किस प्रकार की होती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर, नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट पर बात करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए बीजांड के प्रकार या गुरु बीजाणुधानी के प्रकार, बीजांड के प्रकार या गुरु बीजाणुधानी के प्रकार, टाइप ऑफ ओव्यूल, टाइप ऑफ ओव्यूल। गुरु बीजाणुधानी या बीजांड जो होता है उसको किस आधार पर बांटा गया है, सबसे पहले हम बात करेंगे। देखिए बीजांड की संरचना आपने पढ़ी थी। बीजांड की संरचना इस प्रकार की होती है, इस प्रकार की क्या होती है, बीजांड की संरचना होती है। और बीजांड की संरचना में ये बीजांड व्रंत कहलाता है, बीजांड व्रंत। इसको हम क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार। और बीजांड के इस वाले भाग को क्या कहा जाता है, निभाग। देखिए बीजांड व्रंत, बीजांड द्वार एवं निभाग की पारस्परिक स्थिति, इन तीनों की एक विशेष पारस्परिक स्थिति होती है। ठीक है, और उस स्थिति के आधार पर एक परिपक्व जो बीजांड होता है उसको 6 प्रकारों में बांटा गया है। एक बार दोबारा सुन लीजिए, बीजांड व्रंत, बीजांड द्वार एवं निभाग की पारस्परिक स्थिति के आधार पर एक परिपक्व जो बीजांड होता है उसको 6 प्रकारों में बांटा गया है। देखिए 6 प्रकार कौन कौन से हैं उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो किस आधार पर बांटा गया है मैं आपको लिख देता हूं, बीजांड व्रंत, बीजांड व्रंत के निभाग एवं बीजांड द्वार की पारस्परिक स्थिति के आधार पर, पारस्परिक स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर परिपक्व बीजांड को, परिपक्व बीजांड को
6 भागों में बांटा गया है या 6 प्रकारों में बांटा गया है। ठीक है, किस किस के आधार पर? बीजांड ग्रंथ के आधार पर, निभाग और किसके आधार पर? बीजांड द्वार। इन तीनों की पारस्परिक स्थिति के आधार पर परिपक्व बीजांड होता है, उसको 6 प्रकारों में या 6 भागों में बांटा गया है। Ovule is divided in 6 parts on the basis of funicle, micropyle and collegia। ठीक है, देखिए हम 6 प्रकारों के आपको नाम बताने जा रहे हैं। तो बीजांड जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार के होते हैं। देखिए हम बात करते हैं 6 कौन कौन से प्रकार हैं। Just now we are going to discuss about the names of different type of ovules। पहला जो बीजांड है उसका नाम है ऋजु बीजांड। ऋजु बीजांड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आर्थोट्रोपस ओव्यूल। आर्थोट्रोपस ओव्यूल। दूसरा प्रकार है प्रतीक बीजांड। प्रतीक बीजांड एनाट्रोपस ओव्यूल। तीसरा है अर्ध प्रतीप बीजांड। अर्ध प्रतीप बीजांड जिसको बोलते हैं हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल। चौथा है आपका कुंडलित बीजांड सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। ऋजु बीजांड, प्रतीक बीजांड, अर्धप्रतीक बीजांड, कुंडलित बीजांड, अनुप्रस्थ बीजांड। यहां पे हम नाम लिख रहे हैं अनुप्रस्थ बीजांड जिसको एम्फीट्रोपस या ट्रांसवर्स या क्या बोलते हैं ट्रांसवर्स ओव्यूल कहा जाता है। और सबसे अंतिम जो प्रकार का होता है उसे वक्रीय बीजांड के नाम से जाना जाता है। वक्र या वक्र बीजांड इंग्लिश में बोलते हैं कैम्प्लायोट्रोपस ओव्यूल। तो बीजांड जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। ऋजु बीजांड, प्रतीक बीजांड, अर्धप्रतीक बीजांड, कुंडलित बीजांड, वक्रीय बीजांड और अनुप्रस्थ बीजांड। देखिए हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं ऋजु बीजांड क्या है। ठीक है, किस पे बात करने जा रहे हैं? ऋजु बीजांड के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। लेट अस स्टडी अबाउट ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। देखिए ऋजु बीजांड क्या है, मैं आपको सबसे पहले इनके डायग्राम के बारे में बता रहे हैं कि ऋजु बीजांड होता कैसे है। ठीक है, देखिए ये ऋजु बीजांड होता है इस प्रकार की संरचना के रूप में। ये ऋजु बीजांड है। ठीक है, ऋजु बीजांड में ये वाला जो भाग कहलाएगा ये कहलाएगा बीजांड द्वार। ये आपको पता है अध्यावरण है, बाह्य अध्यावरण, अंत अध्यावरण। ठीक है, ये कहलाएगा आपका बीजांड का है। ये वाला भाग कहलाएगा आपका भ्रूण कोश। ठीक है, देखिए ये वाला जो भाग कहलाएगा इसे क्या कहेंगे? निभाग। और ये वाला जो भाग कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? बीजांड ग्रंथ। आप देख रहे हो ऋजु बीजांड के अंदर बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड ग्रंथ। बीजांड ग्रंथ, निभाग और बीजांड द्वार।
ये तीनों कैसे हैं, एक बिल्कुल सीधी रेखा के अंदर है, ठीक है, तीनों एक सीधी रेखा के अंदर आ रहे, देखिए इस तरीके से, ठीक है, एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं या व्यवस्थित होते हैं, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, ऋजु बीजांड कहते हैं। ऋजु बीजांड की परिभाषा निकल के क्या आई कि ऐसे बीजांड जिसमें बीजांड द्वार, निभाग एवं बीजांड व्रंग एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं या व्यवस्थित होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, ऋजु बीजांड कहते हैं। आप देख रहे हो ये क्या है, बीजांड द्वार है, ये यहाँ पर इनके बीजांड द्वार के जस्ट सामने निभाग है और इस निभाग के जस्ट नीचे क्या है, बीजांड व्रंग है, और तीनों कैसे हैं, एक सीधी रेखा के रूप में क्या है, पाए जाते हैं। आप देख रहे हो इस प्रकार के बीजांड बिल्कुल कैसे होते हैं, सीधे होते हैं, सीधे नहीं बोले तो उदग्र होते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार के बीजांड को ऋजु बीजांड कहते हैं, ठीक है। या हम ऐसे परिभाषा बोल सकते हैं जब बीजांड ये बीजांड है और बीजांड में जब बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड व्रंग एक सीधी रेखा में स्थित हो या व्यवस्थित हो तो उसे क्या कहा जाता है, ऋजु बीजांड कहा जाता है। देखिए ऋजु बीजांड जो होता है वो पाइपेरेसी, एक कुल होता है पाइपेरेसी कुल में आता है, जैसे आपको बता दो एक एग्जांपल है काली मिर्च, ठीक है। ऋजु बीजांड जो पाया जाता है वो पाइपेरेसी कुल के पादपों में पाया जाता है। पाइपेरेसी का मैंने आपको एक एग्जांपल बता दिया है काली मिर्च, ठीक है। जैसे एक दूसरा कुल है जिसका नाम मैं आपको बता रहा हूं पॉलीगोनेसी। पॉलीगोनेसी कुल के जो पादप होते हैं उनमें भी कौन सा बीजांड पाया जाता है, ऋजु बीजांड पाया जाता है। पाइपेरेसी कुल के पादपों में, ठीक है, पॉलीगोनेसी कुल के पादपों में, और तीसरा क्या है कि अधिकांशतः जो जिम्नोस्पर्म वर्ग के पादप होते हैं, कौन से पादप होते हैं, जिम्नोस्पर्म वर्ग की जो पादप होते हैं, ठीक है, यानी कि जितने भी अनावर्त बीजी पादप होते हैं, अनावर्त बीजी पादप जिसको आप लोग जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के नाम से भी इन्हें क्या है, जाना जाता है। तो अधिकांशतः जिम्नोस्पर्म पादपों में भी क्या पाया जाता है, ऋजु बीजांड। तो ऋजु बीजांड तीनों में पाया जाता है, पाइपेरेसी कुल के पादपों में, पॉलीगोनेसी कुल के पादपों में और अनावर्त बीजी पादपों में मेजरली ऋजु बीजांड ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल पाया जाता है। आपको बता दें 20 कुल के पादप ऐसे होते हैं जिनमें ऋजु बीजांड पाया जाता है। 20 कुल के पादप होते हैं जिनमें क्या पाया जाता है, ऋजु बीजांड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ऋजु बीजांड उनके अंदर क्या है, पाया जाता है। Have you any problem in orthotropous ovule? I think all of you understand. Okay. ऋजु बीजांड के बाद हम बात करते हैं प्रतिबीजांड के बारे में। देखिए प्रतिबीजांड किस प्रकार का होता है उस पर हम बात करने जा रहे हैं। प्रतिबीजांड, देखिए प्रतिबीजांड किस प्रकार का होता है, जी हम आपको प्रतिबीजांड का डायग्राम बना के दे रहे हैं। देखिए यहां पे आप देखिए ये क्या है आपका, ये वाला भाग कहलाएगा बीजांड द्वार। किस पे बात करने जा रहे हैं हम, प्रतिबीजांड, जिसको बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। प्रतिबीजांड के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, प्रतिबीजांड या एनाट्रोपस ओव्यूल। ये कहलाएगा बीजांड द्वार, ये वाला भाग कहलाएगा निभाग। मैंने आपको बोला था कि बीजांड काय का आधार ये भाग क्या कहलाता है, निभाग कहलाता है। और निभाग के द्वारा किसकी उत्पत्ति होती है, अध्यावरणों की उत्पत्ति होती है। इंट्यूगुमेंट इज ओरिजिनेटेड बाय द कलेजा। और ये वाला भाग क्या कहलाएगा आपका बीजांड व्रंग, बीजांड व्रंग।
इंग्लिश में बोलते हैं फॉनिकल। आप देखिए यहाँ पर इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इस प्रकार के बीजांड में क्या होता है कि ये क्या होता है, बीजांड व्रंत होता है, और बीजांड व्रंत जो होता है उसमें एक विशेष प्रकार की क्या होती है, वृद्धि होती है। इस प्रकार के बीजांड में क्या होता है कि जो बीजांड व्रंत होता है उस बीजांड व्रंत में एक विशेष प्रकार की वृद्धि होती है, और उस वृद्धि का नाम है पार्श्विक वृद्धि। कौन सी वृद्धि होती है, इस बीजांड व्रंत में पार्श्विक वृद्धि होती है। पार्श्विक वृद्धि को इंग्लिश में बोलते हैं पार्श्विक वृद्धि, इंग्लिश में बोलते हैं यूनिलैटरल, LATERAL, यूनिलैटरल ग्रोथ के नाम से इसे जानते हैं। तो इसमें क्या होता है इस प्रकार के बीजांड में कि जो बीजांड व्रंत होगा उस बीजांड व्रंत में पार्श्विक वृद्धि होती है, और जब इसमें बीजांड व्रंत में इस प्रकार के बीजांड व्रंत में जब पार्श्विक वृद्धि होती है तो जो बीजांड होता है वो 180 डिग्री के कोण से क्या हो जाता है, उल्टा घूम जाता है। किससे घूम जाता है, 180 डिग्री के कोण पर क्या है, घूम जाता है, और घूम करके कैसा हो जाता है, उल्टा हो जाता है। जब घूम करके उल्टा हो जाता है तो आप देखिए यहाँ पर कि ये वाला भाग क्या है, निभाग है, और ये क्या है, बीजांड भाग। देखिए निभाग और बीजांड भाग कैसे होते हैं, एक सीधी रेखा में क्या होते हैं, व्यवस्थित। कौन कौन व्यवस्थित होते हैं, निभाग और बीजांड भाग, ये दोनों कैसी व्यवस्था में रहते हैं, एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, या एक सीधी रेखा में क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। इस प्रकार के बीजांड को क्या कहते हैं, प्रतीक बीजांड। इस बीजांड में क्या होता है, जब बीजांड व्रंत में पार्श्विक वृद्धि होती है और बीजांड जब 180 डिग्री के कोण से घूम जाता है तो इस दौरान जो हाइलम होता है वो बीजांड द्वार के कैसे आ जाता है, पास में आ जाता है, नजदीक आ जाता है, समीप आ जाता है। तो ये हाइलम नाभि का वाला भाग होता है वो बीजांड द्वार के कैसे आ जाता है, पास में आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार के बीजांड को क्या कहते हैं, प्रतीक बीजांड। प्रतीक बीजांड की परिभाषा क्या हुई कि ऐसा बीजांड जिसमें बीजांड व्रंत, ध्यान से सुनना, यहां से परिभाषा बता रहे हैं, ऐसा बीजांड या इस प्रकार के बीजांड में ऐसे बोल सकते हैं, इस प्रकार के बीजांड में बीजांड व्रंत में पार्श्विक वृद्धि होने के कारण, कौन सी वृद्धि होने के कारण, पार्श्विक वृद्धि होने के कारण बीजांड 180 डिग्री के कोण से क्या हो जाता है, घूम जाता है, और घूम करके क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। और घूमकर जब उल्टा हो जाता है तो ऐसी स्थिति में निभाग और बीजांड द्वार एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। निभाग भी और बीजांड द्वार कैसे आ जाते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, यानी कि बिल्कुल सीधी रेखा में आ जाता है। और जब बिल्कुल सीधी रेखा में आ जाते हैं तो इस दौरान हाइलम जो होता है या नाभिका होती है वो बीजांड द्वार के पास में आ जाती है, उसे प्रतीक बीजांड कहते हैं। ठीक है, हम एकदम सटीक परिभाषा दे रहे हैं कि ऐसा बीजांड जिसमें बीजांड व्रंत में पार्श्विक वृद्धि होने पर बीजांड 180 डिग्री के कोण से घूमकर उल्टा हो जाता है, जिसके फलस्वरूप निभाग और बीजांड द्वार एक दूसरे के क्या आ जाते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल सीधी रेखा में आ जाते हैं। ठीक है, या निभाग और बीजांड एक सीधी रेखा में व्यवस्थित हो जाते हैं, उसे प्रतीक बीजांड कहते हैं। प्रतीक जो बीजांड होता है वो आपको बता दो अधिकांशतः जो आवर्त बीजी पादप होते हैं उन आवर्त बीजी पादपों में प्रतीक बीजांड पाया जाता है। एनाट्रोपस ओव्यूल इज फाउंड इन मोस्टली एंजियोस्पर्म प्लांट्स। इज दैट क्लियर? खासतौर से मैं आपको बता दूं चना का, मटर का, या जितने भी आवर्त बीजी पादप होते हैं, चना मटर तो मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दिए हैं, बाकी आपको बता दूं 82% आवर्त बीजी पादप यानी कि 82% आवर्त बीजी पादपों में प्रतीक बीजांड पाया जाता है। कौन सा बीजांड पाया जाता है? प्रतीक बीजांड पाया जाता है। कौन सा? प्रतीक बीजांड पाया जाता है। 82% पादपों में पाया जाता है इस प्रकार का बीजांड। देखिए प्रतीक बीजांड के बाद हम बात कर रहे हैं अर्ध प्रतीक बीजांड के बारे में। देखिए अर्ध प्रतीक बीजांड का हम आपको डायग्राम बना करके दिखा रहे हैं। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा।
हाँ भी देखिए, किस पे चर्चा करने जा रहे हैं हम? अर्ध प्रतीक बीजांड। ये संरचना आपको हमने बनाई है अर्ध प्रतीक बीजांड। इंग्लिश में बोलते हैं हेमी एनाट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल के नाम से इसे जाना जाता है। हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल? देखिए डायग्राम देख रहे हो आप, डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा। जिस वाले भाग को क्या कहा जाएगा? बीजांड द्वार कहा जाएगा। इस वाले भाग को क्या कहा जाएगा? निभाग कहा जाएगा। निभाग को बोलते हैं कलेजा। इस वाले भाग को क्या कहा जाएगा? बीजांड व्रंत। क्या कहा जाएगा? बीजांड व्रंत के नाम से इसे क्या है जाना जाता है। ठीक है, थोड़ा सा और मैं इसको छोटा बना देता हूं जिससे हाँ भी ये संरचना है अर्ध प्रतीक बीजांड की। इस प्रकार का बीजांड जो होता है, इस बीजांड में ये बीजांड द्वार है और ये क्या है? निभाग। बीजांड द्वार और निभाग जो होते हैं वो किस रूप में व्यवस्थित रहते हैं? एक क्षैतिज रेखा में व्यवस्थित रहते हैं। ये क्षैतिज रेखा इस तरीके से, तो ये देखिए इस तरीके से क्षैतिज रेखा में ये आपने देखा बीजांड द्वार है और ये क्या है? आपका निभाग है। ये बीजांड द्वार और निभाग जो होते हैं वो क्षैतिज रूप में क्या होते हैं? व्यवस्थित रहते हैं। वैसे आप देखिए हम ये भी बोल सकते हैं कि बीजांड द्वार और निभाग क्षैतिज अवस्था में एक सीधी रेखा में क्या है? व्यवस्थित होते हैं या एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। कैसे आ जाता है? एक सीधी रेखा के रूप में आ जाता है। और डायरेक्ट बोलना चाहें तो ऐसा बीजांड जिसमें बीजांड द्वार और निभाग एक क्षैतिज रेखा के रूप में क्या होता है? स्थित होता है या क्षैतिज रेखा में स्थित होता है। ठीक है, एवं ध्यान से सुनना, एवं बीजांड व्रंत जो होता है, बीजांड व्रंत जो होता है वो इस बीजांड द्वार और निभाग के कैसा होता है? समकोण पर होता है। देखो मैंने लाइन बना दी, ये बीजांड द्वार हो गया, ये निभाग हो गया और दोनों एक दूसरे के सीधी रेखा में व्यवस्थित हैं। और वो भी किस रूप में व्यवस्थित है? क्षैतिज रूप में व्यवस्थित है। हॉरिजॉन्टली क्या है? ये यहाँ पर अरेंज्ड है। ठीक है, और इन्हीं के जस्ट नीचे की ओर क्या है? बीजांड व्रंत है। अगर हम यहाँ पे इस तरीके से एक रेखा खींच दें तो आप देखिए ये लाइन, ठीक है, ये रेखा और इस रेखा को मिलाएंगे तो कौन सी कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का क्या बन रहा है? कोण बन रहा है। इसका हम कह सकते हैं कि बीजांड व्रंत जो होता है वो बीजांड द्वार और निभाग के कैसा स्थित होते हैं? समकोण पर स्थित होता है। बीजांड व्रंत जो होता है वो बीजांड द्वार और निभाग की समकोण पर क्या होता है? स्थित होता है। यानी कि यहाँ पे दो कंडीशन आपने देखी। पहली कंडीशन में क्या है कि बीजांड द्वार और निभाग जो होते हैं वो क्षैतिज रूप में क्या होता है? स्थित होते हैं, तथा बीजांड व्रंत जो होता है वो इन दोनों के बीजांड द्वार और निभाग के कैसे स्थित होते हैं? समकोण पर क्या होते हैं? स्थित होते हैं। उसे क्या कहते हैं? अर्ध प्रतीक बीजांड के नाम से जानते हैं। अर्ध प्रतीक बीजांड की परिभाषा क्या हुई उस पर हम बात कर रहे हैं। जब बीजांड में बीजांड द्वार एवं निभाग क्षैतिज रूप में स्थित हों तथा बीजांड व्रंत बीजांड द्वार और निभाग के कैसे स्थित हो? समकोण पर हो, तो उसे क्या कहा जाता है? अर्ध प्रतीक बीजांड कहते हैं। देखो अर्ध प्रतीक और प्रतीक बीजांड में जरा सा अंतर है। क्या अंतर है? देखिए प्रतीक जो बीजांड होता है उसमें बीजांड द्वार और निभाग क्षैतिज में नहीं होते बल्कि कैसे होते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल होते हैं, लंबवत। ठीक है, क्योंकि वहां पर जो बीजांड व्रंत होता है उसमें पार्श्विक वृद्धि होने के कारण बीजांड 180 डिग्री के कोण से घूम जाता है, जिसके फलस्वरूप बीजांड द्वार और निभाग जो क्या है? इस तरीके से 180 डिग्री कोण पर घूमने
पर यहाँ पे निभाग बताया था, यहाँ पे मैंने आपको बीजांड बताया, और वो एक दूसरे के कैसे आ जाते हैं, बिल्कुल कैसे आ जाते हैं, एक सीधी रेखा में व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है, परंतु बीजांड जो व्रंत होता है, ठीक है, इनमें जो बीजांड व्रंत होता है वो 180 डिग्री पे क्या है, घूम जाता है। घूमने पर ही ये निभाग और बीजांड द्वार जो होते हैं वो एक सीधी रेखा में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिन्हें प्रतीप बीजांड कहते हैं। जबकि यहाँ पे मैंने आपको बताया अर्ध प्रतीप बीजांड में कि इस प्रकार के बीजांड में बीजांड द्वार और निभाग जो होते हैं वो एक दूसरे के किस प्रकार के होते हैं, ध्यान सुनिए, एक दूसरे के बिल्कुल सीधी रेखा में व्यवस्थित होते हैं, अर्थात सीधी रेखा में भी किस प्रकार से होते हैं, क्षैतिज रूप में व्यवस्थित होते हैं। इसलिए मैंने आपको परिभाषा देते समय क्या बोला कि ऐसा इस प्रकार के बीजांड में बीजांड द्वार और निभाग क्षैतिज रूप में व्यवस्थित होते हैं, तथा बीजांड व्रंत जो होता है वो बीजांड द्वार और निभाग के कैसे स्थित होते हैं, समकोण पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। इस प्रकार के बीजांड को क्या कहा जाता है, अर्ध प्रतीप बीजांड कहा जाता है। देखो रैनन कुलेसी कुल के पादप होते हैं, रैनन आपको एग्जाम्पल बता रहा है, रैनन कुलेसी कुल के पादप होते हैं। रैनन कुलेसी कुल के पादपों में अर्ध प्रतीप बीजांड पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, अर्ध प्रतीप बीजांड पाया जाता है। दूसरा अगर मैं आपसे बात करूं तो प्रेमुलेसी कुल के जो पादप होते हैं उनमें भी क्या पाया जाता है, अर्ध प्रतीप बीजांड पाया जाता है। रैनन कुलेसी कुल के पादप और प्रेमुलेसी कुल के जो पादप होते हैं उनमें किस प्रकार का बीजांड पाया जाता है, अर्ध प्रतीप प्रकार का बीजांड पाया जाता है। इज इट क्लियर? हमने आपको 3 प्रकार के बीजांडों पर अभी चर्चा कर ली है। पहला हमने की थी ऋजु बीजांड पर, दूसरा हमने आपसे बात की थी किसके ऊपर, प्रतीप बीजांड, तीसरा हो गया अर्ध प्रतीप बीजांड, और सबसे अब हम अगले बिंदु पर बात कर रहे हैं, अगले बीजांड पर, जिसको बोलते हैं कुंडलित बीजांड। देखिए कुंडलित बीजांड किस प्रकार का होता है उस पर हम बात करने जा रहे हैं। सार्सिनोट्रोपस ओव्यूल पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए कुंडलित बीजांड, कुंडलित बीजांड इंग्लिश में बोलते हैं सार्सिनोट्रोपस ओव्यूल। सार्सिनोट्रोपस ओव्यूल क्या है, कुंडलित बीजांड क्या है। देखिए इस प्रकार का जो बीजांड होता है उसकी सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं उसकी संरचना के ऊपर, ठीक है। देखिए ये जो संरचना दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं बीजांड व्रंत, बीजांड व्रंत, ठीक है। इस वाली संरचना को कहा जाता है निभाग और इस वाले भाग को कहा जाता है बीजांड द्वार। क्या कहा जाता है, बीजांड द्वार। देखिए डायग्राम से आपको अच्छी तरीके से पता लग रहा है कि इस प्रकार के बीजांड में जो बीजांड व्रंत होता है, देखिए बीजांड व्रंत है, ठीक है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, इस बिंदु एक बिंदु से निकलता है और निकलने के बाद ये क्या है, इस तरीके से आप देख लो 360 डिग्री के कोण पर क्या कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे बीजांड व्रंत अत्यधिक क्या होता है, लंबा होता है। बीजांड व्रंत कैसा होता है, अत्यधिक लंबा होता है। क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि जो बीजांड होता है वो 360 डिग्री के कोण पर क्या हो जाता है, यहाँ पे घूम जाता है। बीजांड 360 डिग्री के कोण पर क्या हो जाता है, घूम जाता है, और घूमने पर, ठीक है, 360 डिग्री पर घूम जाता है इस प्रकार का बीजांड। और इसमें जो बीजांड व्रंत होता है वो अत्यधिक कैसा होता है, लंबा होता है।
बीजांड ग्रंथ कैसा होता है, अत्यधिक कैसा होता है, लंबा होता है। ठीक है, आपको बता दूं जो बीजांड ग्रंथ होता है, बीजांड ये ग्रंथ है, और ये बीजांड ग्रंथ क्या करता है, बीजांड को चारों ओर से क्या करता है, घेरे हुए रखने का क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, यह केवल एक ही बिंदु से, ठीक है, यह बीजांड के केवल एक ही बिंदु से क्या है, जुड़ा रहता है, एक बिंदु से जुड़ा होता है। कौन जुड़ा होता है, बीजांड। बीजांड ग्रंथ जो होता है वो बीजांड के केवल एक ही बिंदु से क्या होता है, जुड़ा होता है। इस प्रकार के बीजांड को क्या कहते हैं, कुंडलित बीजांड। यानी कि ये एक प्रकार से आपको जो संरचना दिखाई दे रही है वो कौन सी है, कुंडलित प्रकार की संरचना यहाँ पर दिखाई दे रही है। कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर, कॉइल लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके के होते हैं, आपको पता है कॉइल, कॉइल का अर्थ होता है कुंडलित संरचना। तो यहाँ पे बीजांड क्या हो गया है, कुंडलित अवस्था में हो गया, फोल्डेड स्टेट के अंदर आता है, या सर्सिनोट्रोपस प्रकार का हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा बीजांड, परिभाषा निकल के क्या आएगी, ध्यान से सुनो। ऐसा बीजांड जिसमें बीजांड ग्रंथ अत्यधिक लंबा होता है, बीजांड ग्रंथ एक ही बिंदु से निकल करके संपूर्ण बीजांड को घेरे रखता है। इस प्रकार का जो बीजांड होता है वो 360 डिग्री के कोण पर क्या होता है, घूमा हुआ होता है। कितने डिग्री के कोण पर, 360 डिग्री के कोण पर घूमा हुआ क्या होता है, घूमा हुआ होता है। इस प्रकार के बीजांड को कुंडलित बीजांड कहते हैं। एक बार कुंडलित बीजांड की परिभाषा एक बार फिर सुन लीजिए। इस प्रकार के बीजांड में बीजांड ग्रंथ जो होता है वो अत्यधिक लंबा होता है। बीजांड ग्रंथ जो होता है वो बीजांड के एक बिंदु से क्या होता है, एक बिंदु से बीजांड को चारों ओर से क्या करता है, घेरता है। घेरने के पश्चात एक कुंडलित संरचना का क्या करता है, निर्माण करता है। बीजांड जो होता है वो यहाँ पर 360 डिग्री के कोण पर घुमा हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार के बीजांड को ही कुंडलित बीजांड क्या है, कहा जाता है। देखिए कुंडलित बीजांड के दो एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। पहला, कैकटेसी कुल के पादप होता है, कैकटेसी कुल के पादप। कैकटेसी कुल के पादप जो होते हैं उनमें कुंडलित प्रकार का क्या पाया जाता है, इस तरीके से कुंडलित प्रकार का क्या पाया जाता है, बीजांड पाया जाता है। कुंडलित प्रकार का क्या है, बीजांड पाया जाता है। ठीक है, कैकटेसी कुल के पादपों में। दूसरा है प्लम्बिएसी, प्लम्बिएसी कुल के पादपों में भी क्या पाया जाता है, कुंडलित प्रकार का बीजांड पाया जाता है। कुंडलित प्रकार का बीजांड जो होता है वो कैकटेसी कुल के पादपों में और प्लम्बिएसी कुल के पादपों में कुंडलित प्रकार का क्या पाया जाता है, बीजांड पाया जाता है। देखिए अभी तक हमने इस क्लास में हमने 4 प्रकार के बीजांडों का अध्ययन कर लिया। पहला हमने बताया आपको ऋजु बीजांड, दूसरा बताया प्रतीक बीजांड, तीसरा बताया था अर्धप्रतीक बीजांड और चौथे हमने बताया कुंडलित बीजांड। अब हमारे 2 बीजांड रह गए हैं, एक को बोलते हैं वक्रीय बीजांड और दूसरा रह गया अनुप्रस्थ बीजांड। ठीक है, हम इन दोनों बीजांड, जो शेष 2 बीजांड रह गए हैं, वक्रीय बीजांड और अनुप्रस्थ बीजांड, इनका अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास में इनका अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।